हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तो पहली बार साव अपनी सारी नफरत भुलाकर टीना को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो टीना साव का ऐसा रूप देखकर हैरान होती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली साव जैसा भी हो वो दिल से बहुत ही बच्चा है, क्योंकि उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिस वजह से वो ऐसा बन गया है। टीना के पापा ने साव के पापा को धोखा दिया, जिस वजह से साव के पापा की मौत हो गई और साव यही बात अपने दिल में लगाकर बैठा है कि वो उसकी बेटी को इतनी तकलीफ देगा जितनी तकलीफ से वो गुजरा है। पर साव को टीना की अच्छाई और उसकी मासूमियत नहीं दिखती। उसके साथ जो भी हुआ वो टीना के पापा ने किया था, टीना ने नहीं। पर साव टीना के पीछे पड़ा हुआ है और उसे टॉर्चर करने में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है और अपना फ्यूचर भी। आगे साव इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है और साव फई से मिलता है, वो भी अपनी माँ के साथ, और अपनी माँ को सेम वही अंगूठी पहनाता है जिससे फई को ये पूरा यकीन हो जाए साव ने वो अंगूठी अपनी माँ के लिए खरीदी थी, ना कि किसी और के लिए। और जब फई ये देखती है कि साव ने वो अंगूठी अपनी माँ के लिए खरीदी थी तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि साव उसे धोखा नहीं दे रहा और ना ही उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। तो साव फई से पूछता है, तुम घर वापस कब जा रही हो? मैं कल जा रहा हूँ। तो फई कहती है, तुम कल जा रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे तुम आज रात कहाँ रुक रहे हो? चलो हम दोनों साथ रुकते हैं। तो साव कहता है ठीक है। आगे वो लोग जैन के घर में एक रात गुजारते हैं। तो साव फई को अच्छे से ट्रीट करता है। तो फई ये देखकर बहुत खुश होती है। इधर टीना की आंटी फिर से फई को कॉल करती है उस अंगूठी को लेकर। तो फई कहती है, अब आप वो अंगूठी किसी और को बेच दीजिए, अब उस अंगूठी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो टीना की आंटी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बातों ही बातों में फई को ये बात पता चल जाती है कि टीना का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं उसका पति है। तो फई ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने पति से मिलने के लिए उसके रूम जाती है। दूसरी तरफ साव टीना को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने मामला हैंडल कर लिया है, इसलिए अब उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कि तभी वहाँ पर फई आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही साव कॉल कट कर देता है। पर फई को पता चल जाता है कि साव का टीना के साथ चक्कर है। तो फई बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है और उन लोगों को मैसेज कर देती है कि वो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा रही है। आगे साव अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ कहती है, तुम आज जा रहे हो या नहीं? तो साव कहता है फई अपनी दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा चुकी है और वहाँ का सारा काम वो लोग संभाल लेंगे, तो इसलिए आज मैं यहीं पर रुकूंगा। तो साव की माँ कहती है, आज तुम यहाँ पर टीना के लिए रुक रहे हो ना, तो तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम टीना से प्यार करते हो? तो साव कहता है, आप किस बात को लेकर बैठ गई माँ? आप इन सब बातों को छोड़िए। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बताएंगी कि आप दोनों का डाइवोर्स क्यों हुआ था, तो आप बताइए कि आपने पापा से डाइवोर्स क्यों लिया? तो उसकी माँ कहती है, तुम्हारे पापा के पास कभी भी मेरे लिए टाइम नहीं था, वो हमेशा बिजनेस में ही बिजी रहते थे और तुम्हें भी अपने जैसा ही बनाना चाहते थे, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पापा से डाइवोर्स लिया। तो साव कहता है, आपको गलत लगा माँ, पापा कभी भी मुझे अपने जैसा बनाना नहीं चाहते थे, वो बस मुझे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और मैं बिजनेस में अपनी मर्जी से आया हूँ, ना कि अपने पापा की मर्जी से। आपको गलत लगा। पापा जब भी कोई काम करते थे और उन्हें उनमें सक्सेस मिलती थी तो वो बहुत खुश होते थे, पर वो अंदर से अकेले थे क्योंकि आप उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करती थी और यही बात पापा को खाए जाती थी। तो उसकी माँ को बहुत ही अफसोस होता है कि उसने कभी भी साव के पापा को समझने की कोशिश नहीं की। इधर जैन का जासूस दोस्त उससे माफी मांगता है कि उसने उसे गलत टारगेट के बारे में बताया, जिस वजह से जिया ने उसे इतनी खड़ी खोटी सुनाई और उसे मारा भी। तो जैन कहता है, कोई बात नहीं, तुम इस मामले को यहीं पर छोड़ दो, अब मैं और इन्वेस्टिगेशन करवाना नहीं चाहता। तो जैन का दोस्त कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीजाजी का सच में अफेयर चल रहा है, मेरे जीजाजी का जो भी प्रॉब्लम है वो खुद हैंडल कर लेंगे, अब मैं इस मामले में और पढ़ना नहीं चाहता। तो जैन कहता है, लेकिन क्यों? वो तुम्हारी बहन का पति है। तो जैन कहता है, तुम मेरी बहन को नहीं जानते, अगर मेरी बहन को इस बारे में पता चल गया तो वो टीना का जीना मुश्किल कर देगी और मैं ये नहीं चाहता। तो जैन का डिटेक्टिव दोस्त उसे वो सारी फोटोग्राफ्स दे देता है। तो जैन जब उस फोटोग्राफ्स को देखता है तो उसमें साव और अंकल टीना की भी फोटो होती है। तो जैन को वो फोटो थोड़ा खटकती है। तो जैन अपने दोस्त को कहता है टीना के अंकल के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिरकार इन दोनों का क्या रिश्ता है, क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दूसरी तरफ साव टीना को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है। तो साव कहता है, तुम मेरी हर बात मानती हो, आजकल लगता है तुम समझदार हो गई हो। तो टीना कहती है, तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी तो तुम मुझे जाने दोगे, और अगर मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगी
तुम्हें अपने नखरे दिखाऊंगी तो तुम मुझे मरते दम तक नहीं जाने दोगे, तो मैं तुम्हारा रूल ही फॉलो कर रही हूँ। तो साओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो टीना कुछ भी नहीं कहती। आगे वो दोनों डिनर करके बाहर आते हैं तो साओ बाहर में ठंडी हवा खाने के लिए रुकता है। तो टीना उसका कोट लेकर जाती है और उसे पहनने को कहती है। तो साओ कहता है कोट तुम्हें पहनना चाहिए, तुम्हें ठंड लग रही होगी, और साओ उसे कोट पहना देता है। आगे वो दोनों एक बेंच पर बैठते हैं तो टीना अपना बाल खोलती है तो साओ उसे ही देखता रह जाता है कि तभी उधर से एक बच्चा उनकी तरफ बॉल फेंकता है। तो टीना उस बच्चे को बड़े प्यार से वो बॉल देती है। तो साओ ये देखकर स्माइल करता है। तो साओ कहता है तुम्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, क्या तुम उन्हें जन्म देना चाहती हो? तो टीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो साओ कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मेरे बच्चे को जन्म दो, इसलिए जब भी हम दोनों के बीच वो सब हो तो इसकी सेफ्टी तुम खुद देख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बच्चे को लेकर मुझे ब्लैकमेल करो और अपने पास रोकने की कोशिश करो, और ऐसा करने की सोचना भी मत, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो टीना कहती है ऐसा चाहता ही कौन है? वेल साओ की बातों से लगता है कि वो सच में टीना के साथ अपना एक बच्चा चाहता है, पर वो अपने बदले की वजह से ये बात ना टीना को कह पाता है और ना ही खुद को समझा पाता है। आगे वो लोग घर जाते हैं तो एक फोटोग्राफर उन लोगों की सीक्रेटली फोटो खींच रहा होता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता। आगे साओ टीना को जबरदस्ती ऑफिस रूम में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो टीना कहती है अब मैंने क्या गलत कर दिया? तो साओ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे स्टडी रूम को जैन के घर में बनाने की, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और साओ फिर से टीना के साथ जबरदस्ती कर लेता है। अगली सुबह साओ काम से दूसरे शहर चला जाता है और वहाँ जाकर चेयरमैन के खिलाफ प्लान बनाता है कि वो उन्हें कैसे बर्बाद कर सकता है, और इन सब में वो एक बिजनेसमैन का सहारा लेता है और उनसे मीटिंग करने की कोशिश करता है और अपने बंदों को कहता है कि उस बंदे से मीटिंग करवाओ ताकि हम उस बंदे को यूज करके चेयरमैन मू को सबक सिखा सके। और वो जिस बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं वो बंदा पहले चेयरमैन मू के साथ ही काम करता था और उस बंदे का साओ के पापा को बर्बाद करने में भी उसका हाथ था। दूसरी तरफ फई जिन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे हाथ मिलाती है और कहती है मुझे पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड की लाइफ से उस टीना को बाहर निकालना चाहती हो और मैं अपने पति की लाइफ से उस टीना को बाहर निकालना चाहती हूँ। हम दोनों का एक ही मकसद है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर उस टीना को अपनी लाइफ से बाहर निकाले। तो जिन को फेफे का प्लान अच्छा लगता है और वो उसके साथ हाथ मिला लेती है। आगे जिन फेफे के कहने पर साओ और टीना की वो सारी पिक्चर इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। तो टीना के कलीग्स जब वो फोटोज देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग टीना को ही गलत समझने लगते हैं। और उस पोस्ट में ये लिखा हुआ होता है कि एक अमीर आदमी ने एक लड़की को खरीदा है और उसे अपनी रखनी की तौर पर रखा है। तो टीना के सारे कलीग्स टीना को बुरा भला कहने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जिया आती है और जिया जब वो पोस्ट देखती है तो वो पहले तो टीना का ही साथ देती है, लेकिन बाद में जब उसे पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो टीना को ही कसूरवार ठहराती है। दूसरी तरफ जैन को टीना के अंकल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है और उसे पता चलता है कि टीना को साओ के पास उसके अंकल ने ही बेचा था। तो जैन ये सुनकर पूरी तरह पगला जाता है और टीना से मिलने के लिए जाता है और उसे जाकर पूरी सच्चाई बता देता है कि जिस अंकल के लिए वो साओ के साथ रह रही है उसी अंकल ने उसे धोखा दिया था और उसी अंकल ने उसे साओ के पास बेचा था। तो टीना ये सब सुनकर तो पूरी तरह पगला जाती है और उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तो टीना रोते हुए अंकल से मिलने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ साओ को जब इस बारे में पता चलता है कि टीना को पूरी सच्चाई पता चल गई है और ये सब जैन ने बताया है तो साओ पहली फ्लाइट पकड़ करके टीना से मिलने के लिए आता है। आगे टीना अपने अंकल से मिलती है और अपने अंकल को खूब बुरा भला कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसकी बेटी की तरह थी, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उसके अंकल उससे माफी मांगते हैं पर टीना अपने अंकल की एक भी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर साओ आ जाता है और टीना के अंकल का कॉलर पकड़कर कहता है अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर साओ टीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर साओ की माँ की तबीयत खराब होती है पर वो अपने बेटे के लिए हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। तो डॉक्टर से मना करने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उनकी एक भी नहीं सुनती और अपने बेटे के लिए उसके घर वापस आती है। आगे साओ की मुलाकात जैन से होती है तो जैन साओ की माँ को कहता है आपको पता है आपके बेटे ने टीना के साथ क्या किया और आप अब भी अपने बेटे को ही सपोर्ट कर रही हैं। तो साओ की माँ कहती है मुझे पता है मेरे बेटे ने गलत किया है, उसने उसे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन तुम्हें पता है साओ ने जिस तरह टीना को टॉर्चर किया है ना, तो टीना ने भी साओ को सेम उसी तरह टॉर्चर किया है और दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। आगे टीना जिया के पास जाती है रहने के लिए पर जिया उसका अच्छे से वेलकम नहीं करती क्योंकि जिया को टीना की सारी सच्चाई पता चल गई होती है और वो टीना से बहुत ही नफरत करती है। तो टीना
टीना जिया की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे टीना शान को कॉल करती है और उसे बुलाती है तो शान टीना की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान होता है और टीना को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। इधर साउ टीना को हर जगह ढूंढता है पर टीना उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो साउ थक हार कर घर वापस आता है तो साउ की माँ साउ की ऐसी हालत नहीं देख पाती तो वो उसे चोरी छुपे नींद की गोली खिला देती है ताकि वो चैन की नींद सो पाए। आगे साउ की माँ की तबीयत खराब हो रही होती है पर वो अपने आप को संभाल लेती है कि तभी वहाँ पर वो नौकरानी आती है। तो साउ की माँ उस नौकरानी से साउ के बारे में पूछती है और कहती है क्या मेरा बेटा सही से नहीं सो पाता, क्या उसे सोने में प्रॉब्लम होती है। तो वो नौकरानी कहती है जब भी सर यहाँ पर रहते हैं तो वो हमेशा टीना के रूम में ही होते हैं क्योंकि टीना को रात में बहुत ही डरावने सपने आते हैं। तो सर टीना के पास ही रहते हैं उसे संभालने के लिए और पूरी रात जागकर टीना की देखभाल करते हैं। तो साउ की माँ को पता तो चल जाता है कि साउ टीना से बहुत प्यार करता है पर साउ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर साउ की सेक्रेटरी उसे कॉल करती है क्योंकि आज वही इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसके लिए उन लोगों ने इतनी तैयारी की होती है पर साउ उन लोगों का कॉल नहीं उठाता तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। आगे टीना शान को कहती है क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं ऐसी हालत में क्यों हूँ। तो शान कहता है जब तुम्हारा दिल करे तब मुझे बताना, अभी तुम थोड़ा आराम कर लो। आगे टीना शान को पूरी बात बता देती है तो शान जैसे ये सब सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि उसके पीछे टीना के साथ क्या कुछ हो गया और वो उसके साथ नहीं था और शान इस बात का गुस्सा अपने आप पर निकालता है। तो टीना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी इसलिए खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। तो साउ कहता है जब हमारा ब्रेकअप हुआ था उसके बाद मैं तुमसे मिलने आया था और तुमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की पर मैं तुमसे नहीं कर पाया। अगर मैं पहले आ जाता तो तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बचा लेता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और वो दोनों एक दूसरे के गले पड़कर रोने लगते हैं। आगे टीना सो जाती है तो उसे आधी रात में बुरे बुरे सपने आने लगते हैं तो शान उसे संभालता है और उसे समझाता है। आगे शान टीना के करीब जाने की कोशिश करता है पर टीना शान को जैसे ही अपने पास देखती है तो उसे साउ की याद आने लगती है और वो पूरी तरह डर जाती है और शान से दूर भागने लगती है। तो शान माफी मांगता है तो टीना कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, साउ ने मेरे साथ जो भी किया है जिस वजह से मैं किसी और को अपने करीब आने नहीं दे पा रही, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो शान कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अब परेशान मत हो, मैं तुम्हें उस नरक में दोबारा वापस जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ जैन टीना और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अपनी और टीना की फोटोज को इंटरनेट पर पोस्ट कर देता है और उस पोस्ट में ये लिखता है कि टीना उसकी गर्लफ्रेंड है। अगली सुबह जब सारे कलीग्स उस पोस्ट को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती रियलाइज होती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने टीना को गलत समझा। टीना तो अमीर बाप के बेटे को डेट कर रही है, ना कि एक शादीशुदा मर्द को। दूसरी तरफ मैनेजर चैन आकर घर पर बहुत बड़ा हंगामा करते हैं कि साउ टाइम पर मीटिंग में नहीं गया, उसने ये सब उस लड़की की वजह से किया है, अगर वो मीटिंग पर टाइम पर चला जाता तो आज हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो साउ की माँ कहती है तुम्हारी मीटिंग से ज्यादा मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कि तभी वहाँ पर साउ आ जाता है और उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार माजरा क्या है। तो मैनेजर चैन कहते हैं तुम्हारी उन फोटोज की वजह से तुम्हारा डील कैंसिल हो गया, तुम्हें पता है उन फोटोज की वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ेगा। तो साउ कहता है कौन सी फोटोज। आगे साउ को जब उन फोटोज के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से जैन के पास जाता है और वो जैन को खूब मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से टीना घर छोड़कर चली गई, बताओ टीना कहाँ है, वरना मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तो जैन कहता है टीना तुमसे थोड़ी ही दूर क्या हुई, तुम पूरी तरह बेचैन हो गए और तुम उसके बिना पागलों की तरह कर रहे हो, तो तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम टीना से बहुत प्यार करते हो और तुम उसके बिना नहीं जी सकते। तो साउ कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो। और साउ कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। आगे साउ अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। तो साउ राहत महसूस करता है। एक्चुअली डॉक्टर साउ की माँ की वजह से साउ से झूठ बोलता है। तो डॉक्टर साउ की माँ को कहता है तुम कब तक अपने बेटे से अपनी बीमारी के बारे में छुपाओगी, उसे बता दो। तो साउ की माँ कहती है मैं जब तक अपने बेटे को सही दिशा पर नहीं ला देती मैं तब तक उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज मेरे बेटे को कुछ भी मत बताइएगा। इधर जिन को शान की फिक्र होने लगती है तो जिन फेफे को कॉल करती है और उससे पूछती है कहीं टीना शान के साथ तो नहीं है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शान की लाइफ से टीना को हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दोगी। तो फेफे जिन की कोई भी बातों का जवाब नहीं देती।
आगे जिन को पता चल जाता है कि सान कहाँ पर है तो जिन सान से मिलने के लिए जाती है तो वो जिन और टीना को एक साथ देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और टीना से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है और कहती है तुम कब सान का पीछा छोड़ोगी, सान मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो सान टीना की साइड लेने लगता है और कहता है मैं टीना से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें हमारे बीच से अब हट जाना चाहिए। कि तभी जिन एक बड़ा बम फोड़ती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सान जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और टीना का तो ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है। तो टीना कहती है तुम्हें नहीं, मुझे तुम दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। कि तभी वहाँ पर साओ आ जाता है तो टीना साओ को देखकर डर जाती है। तो सान कहता है ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, और सान साओ से लड़ने लगता है। तो टीना सान को संभालती है और कहती है मैं अपने मामले खुद हल कर लूंगी, मैं इससे कितना भी दूर भागने की कोशिश क्यों ना कर लूं, ये मुझे ढूंढ ही लेगा। तो टीना साओ को कहती है मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आती हूँ, मुझे सान से कुछ बातें करनी है। तो साओ कहता है ठीक है, अगर तुम आधे घंटे के अंदर मेरे कार में नहीं आई तो मैं आगे क्या करूँगा, तुम सोच भी नहीं सकती। तो टीना कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी। आगे टीना सान को समझाती है कि वो अपनी लाइफ जिन के साथ शुरू करे और अपने बच्चे के साथ अपनी आगे की प्लानिंग करे और उसे भूल जाए। तो सान टीना को छोड़ने से मना कर देता है। तो टीना कहती है मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि एक बच्चे को बिना बाप के पलते देखूं, प्लीज मुझे भूल जाओ। और टीना सान को ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा सान खूब रोता है। आगे साओ टीना को फिर से धमकी देता है कि अगर वो उसके पास वापस नहीं आई तो वो उसके अंकल को जेल भेज देगी। तो टीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता अपने अंकल को बचाने के अलावा, क्योंकि अगर उसके अंकल को जेल हो गई तो उसकी आंटी और उसकी छोटी बहन की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, जो टीना बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो टीना साओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे साओ को एक मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो टीना अकेले ही घर जाती है। तो वो घर के अंदर नहीं जाती क्योंकि उसे वहाँ पर घुटन महसूस होती है और वो वहाँ से भाग जाती है और फिर से अपनी दोस्त के पास जाती है। तो उसकी दोस्त उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसे खड़ी खोटी सुनाती है। तो टीना मायूस होकर अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे टीना चल रही होती है कि तभी एक कार वाला उसे ठोकर मारने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर जिया आकर उसे बचा लेती है और फाइनली जिया टीना को माफ कर देती है। आगे जिया टीना से पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इस तरह की लाइफ जी रही है। तो टीना जिया को पूरी सच्चाई बता देती है। तो टीना जिया की जब पूरी कहानी सुनती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है और खूब रोती है। तो टीना जिया को संभालती है और जिया टीना को संभालती है। दूसरी तरफ जब साओ को पता चलता है कि टीना घर नहीं आई है तो साओ टीना को कॉल करता है और उसे घर जाने को कहता है। तो टीना कहती है मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, मैं बाद में चली जाऊंगी। तो साओ कहता है तुम किसके साथ हो। कि तभी जिया फोन छीन लेती है और साओ को कहती है तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा, टीना तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं जाएगी, इसलिए टीना को परेशान करना छोड़ दो। और जिया गुस्से से कॉल कट कर देती है। तो साओ ये सुनकर राहत महसूस करता है कि टीना अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया के साथ है। आगे साओ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आगे जैन घर वापस आ जाता है तो जैन के पापा जैन को खूब डांटते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सारी पोस्ट लगाने की, आखिरकार उन पोस्ट का क्या मतलब है। तो जैन कहता है वो मेरी दोस्त थी, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज उस पोस्ट पर ध्यान मत दीजिए। तो जैन के पापा कहते हैं अब तुम्हें बिजनेस में आना होगा, तुम्हें पता है ना तुम्हारा जीजा कितना बड़ा कमीना है, हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अब तुम्हें बिजनेस में आना होगा और बिजनेस के तौर तरीके सीखने होंगे। तो जैन कहता है ठीक है पापा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जैन के पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह जैन के पापा जबरदस्ती जैन को अपने साथ ऑफिस लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ एक शेयर होल्डर मीटिंग बैठाई जाती है जहां पर बहुत सारे लोग चेयरमैन पर सवाल उठाने लगते हैं क्योंकि चेयरमैन ने कुछ प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया होता है पर वो उनमें फेल हो गए होते हैं, जिस वजह से सारे कलीग्स उन पर भड़कने लगते हैं और उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं और सारे रिपोर्टर साओ से भी रूडली बात करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से ही वो प्रोजेक्ट फेल हुआ होता है। तो साओ बहुत ही काम होता है और सबकी बातों को सुनकर स्माइल करता है। उसे देखकर लगता है कि ये सारा किया धरा उसका ही है और वो ये सब जो कर रहा है वो चेयरमैन को सबक सिखाने के लिए कर रहा है और वो कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग जरूर कर रहा है, इसलिए वो सबकी बातें सुन रहा है। आगे चेयरमैन मो सारे शेयर होल्डर को शांत करने के लिए कहते हैं अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या हुआ, हम आगे कई प्रोजेक्ट करेंगे और इसमें आपको इस प्रोजेक्ट से भी ज्यादा मुनाफा देंगे और इस काम में मेरा बेटा भी आप लोगों के साथ रहेगा।
तो सारे शेयर होल्डर चेयरमैन की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और सब जैन का अच्छे से स्वागत करते हैं। आगे सारे रिपोर्टर साओ से पूछने लगते हैं कि उसने इतनी बड़ी गलती की है, क्या वो रिजाइन दे देगा। तो साओ स्माइल के साथ कहता है, मेरा कोई भी रिजाइन करने का इरादा नहीं है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। आगे है जी साओ को खूब डांटती है और कहती है, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है जो तुम्हारा दिमाग पूरी तरह पगला गया है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अगर इन लोगों ने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया तो तुम अपना बदला कभी भी नहीं ले पाओगे। तो साओ उनकी बातों को सुनकर सिर्फ हंसता है। तो हेजी को साओ पर बहुत गुस्सा आता है और वो साओ को कहती है, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? तो साओ कहता है, आप मैनेजर चैन को कॉल कीजिए, वही आपको सारी बात बता देंगे। तो हेजी मैनेजर चैन को कॉल करती है। तो मैनेजर चैन उसे बताते हैं कि साओ इस तरह रिएक्ट इसलिए कर रहा है ताकि वो चेयरमैन को सबक सिखा सके और उन्हें बहुत बड़ी चोट दे सके। इधर सारे लोग जैन का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें लगता है कि जैन यहाँ पर काम करने आया है, पर जैन यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि मस्ती करने आया है और अपना दिन काटने आया है। पर ये बात उसके पापा को पता नहीं होती और उसके पापा तो इसी बात पर खुश हो रहे होते हैं कि अब उनका बेटा सारा काम सीख लेगा और वो अपने दामाद को इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। आगे चेयरमैन साओ को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने को कहते हैं ताकि वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उनका अच्छे से ख्याल रखे। तो साओ खुशी खुशी छुट्टी पर चला जाता है। दूसरी तरफ टीना की आंटी को जब पता चलता है कि टीना एक शादीशुदा मर्द के साथ रह रही है, टीना की आंटी को बस इतना ही पता होता है कि टीना एक शादीशुदा मर्द को डेट कर रही है। उसे ये बात पता नहीं होती कि उसके पति ने ही टीना को साओ के पास बेचा है और टीना ये बात अपनी आंटी को बताती भी नहीं। तो वो टीना के सारे पैसे वापस कर देती है और कहती है, ये सारे पैसे साओ को वापस कर दो क्योंकि मैं ऐसे इंसान से पैसे लेना नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़कर घर वापस आ जाओ। तो टीना अपनी आंटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, मैं बहुत जल्द आंटी आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है जो पूरे करने हैं। तो टीना की आंटी कहती है, फिर जल्दी से अपना काम निपटाओ और उस आदमी को छोड़ दो। तो टीना कहती है, ठीक है। आगे टीना घर जा रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अंकल से होती है। तो टीना के अंकल टीना को कहते हैं, प्लीज साओ के पास वापस चले जाओ वरना साओ मुझे जेल के अंदर डाल देगा और तुम्हें पता है मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंटी और तुम्हारी बहन का क्या होगा। प्लीज मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ, प्लीज तुम साओ के पास वापस चली जाओ। तुम 3 साल से उसके साथ हो, आगे वो तुम्हें 2-3 साल और रखेगा, उसके बाद वो तुमसे बोर हो जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा। प्लीज अपने अंकल के लिए इतना कर दो ना। तो टीना जैसे ही अपने अंकल के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और कहती है, अंकल आप बहुत बुरे हो, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, आपकी वजह से मैं इस दलदल में फंसी हूँ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और टीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे टीना अपने माँ पापा के स्मारक के पास जाती है और उनसे बातें करती है कि अब वो आगे क्या करेगी। कि तभी साओ उसके सपने में आता है और वो कहता है, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाओ, तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है, इसलिए अपनी सारी मेहनत छोड़ो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो टीना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो साओ के पास दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है।